डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, आज हमारा केमिकल काइनेटिक्स का ये 4th लेक्चर है। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। दैट इज द लॉ ऑफ मास एक्शन। बेटा, ये एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। इसकी हम डेफिनेशन भी करते हैं फिर। मतलब एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बेटा बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द मोलर कंसंट्रेशन, बिटवीन rate of reaction and molar concentration of reacting species। मतलब रिएक्टेंट्स में और रेट ऑफ रिएक्शन में एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बेटा। ये दो नॉर्वे के साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने ये लॉ दिया था बेटा। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या है ये लॉ बेटा? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट ए गिवन टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर पे द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन को हमने बोल दिया यहाँ पे एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक, जो रिएक्टेंट्स है बेटा उनकी मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन है। हम इसको विद एग्जांपल करते हैं बेटा। एक्टिव मासेस का क्या मतलब है बेटा? एक वो लिखा हुआ है मोलर कंसंट्रेशन, दैट इज द एक्टिव मासेस। हम एक्टिव मासेस को क्या बोल सकते हैं? दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, उसको हम एक्टिव मासेस बोलते हैं। ठीक, एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, बहुत सिंपल है। अच्छा, पहले डेफिनेशन पूरी कर ले। दैट इज द मोलर कंसंट्रेशन प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन, जिसको हम एक्टिव मासेस भी बोलते हैं। सिर्फ रिएक्टेंट्स की बेटा, जो हमने पहले रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था उसमें हमने बोला था कि रेट ऑफ रिएक्शन इज द डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट हमने कहा था डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट बोला था इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। जहां पे हमने सिर्फ और सिर्फ ले लिया प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक, ईच रेज टू द पावर इक्वल टू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जब भी हमने कोई इक्वेशन लिखनी है बेटा, हमने देखना है उसका कोएफिशिएंट कौन सा है, जिसको हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। उस पर भी आते हैं। ठीक है, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर आएगा, मीन उसकी पावर आएगा, और इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। ठीक, एक एग्जांपल कर लेते हैं बेटा। मैंने बोला मान लो ए और बी दो रिएक्टेंट हैं, इन्होंने बना दिया प्रोडक्ट। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जो रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा दैट विल बी इक्वल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। कितने रिएक्टेंट है? ए रिएक्टेंट है, बी रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन। सिंपल। अच्छा, अगर हमने बोल दिया कि इसका कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी है, दे गिव राइज टू प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट बना दिया, तो हमने बोलना है रेट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना बेटा। ठीक, कोएफिशिएंट हो है तो हमने उसको एज ए पावर ले लेना, अगर कोई नहीं है तो हमने ऐसे ही कंसंट्रेशन। मतलब क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक, ए रिएक्टेंट है बेटा, बी रिएक्टेंट है, जो हमने जो स्क्वायर ब्रैकेट डाली है ना, स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब मोलर कंसंट्रेशन है। इसको बात को ध्यान में रखना है, आपने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ही डालनी है, राउंड ब्रैकेट नहीं डालनी। इसका मतलब कंसंट्रेशन है। ठीक, सो ये हमारा हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी हमने बोला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक, प्रोपोर्शनल टू।
अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए हमने यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया और एक कांस्टेंट यूज कर लिया जिसको हमने बोल दिया के, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। जे के है ना जो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ना है आगे आगे भी, दैट इज द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की हमने यूनिट्स को फाइंड आउट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। ये के हो गया रेट कांस्टेंट, जब हमने के यूज किया तो प्रोपोर्शनलिटी साइन कन्वर्ट हो गया इक्वल में। मान लो अब मोलर कंसंट्रेशन ए की 1 है बेटा, बी की भी 1 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर हो गया, के। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट कांस्टेंट, ठीक। सो रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो गए। यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर के की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर हम थोड़ी इंपॉर्टेंस देखें से इसके कैरेक्टर्स देखें रेट कांस्टेंट के, ठीक है। एक टॉपिक है आपके बुक में, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। पहला तो हम यही बोलेंगे कि जितनी रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी बेटा, जितनी रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी तो रिएक्शन भी स्लो होगा, ठीक है। ज्यादा रेट कांस्टेंट में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट, के की वैल्यू कम तो आर की वैल्यू ज्यादा। सेकंड हम कहेंगे कि एक फिक्स टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहती है बेटा। जैसे जैसे टेम्परेचर को हम चेंज करेंगे, ठीक है, सेम रिएक्शन हो और जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू में चेंज होगी विद द चेंज इन टेम्परेचर, ठीक। एक बात हम और कर सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट वो बहुत इंडिपेंडेंट होती है बेटा, बहुत इंडिपेंडेंट है टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज है, जो रेट कांस्टेंट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे से इंडिपेंडेंट होता है, इसकी वैल्यू जो है, ठीक है। मतलब वो रिएक्टेंट स्पीशीज की वैल्यू के इंडिपेंडेंट होती है जो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट स्पीशीज है, ठीक। और एक पॉइंट हम इसमें और कर सकते हैं, द यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट दैट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्शन और अपॉन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हमने इनके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी फाइंड आउट करना है, वहां पे हमने इसकी वैल्यूज, इसकी यूनिट्स को फाइंड आउट करना है बेटा। जो यूनिट है ना रेट कांस्टेंट की वो डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, क्लियर। सो दिस वाज लॉ ऑफ मास एक्शन। अगला टॉपिक है बेटा दैट इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन। देखो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन कर लिया, उसको हमने रिलेट करना है इससे, दैट इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन। देखो बेटा टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन एज ए फंक्शन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, अगर हमने रेट ऑफ रिएक्शन को कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बिहाफ पे डिस्क्राइब करना है, सो इट इज एसेंशियल टू मेजर एक्सपेरिमेंटली द एक्चुअल डिपेंडेंस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट स्पीशीज। जो एक्चुअल डिपेंडेंस है बेटा रिएक्टेंट स्पीशीज की, उसको फाइंड आउट करना जरूरी है। अब एक्चुअल क्या हो गई, हमने लॉ ऑफ मास एक्शन में बोला था कि कोई भी रिएक्शन है बेटा, जब हम उसको उसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, दैट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स रेज टू पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, जैसे हमने इसमें पहले एग्जांपल में किया था। बट अगर हम एक कॉमन एग्जांपल देखें बेटा, कॉमन एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो हमारे पास ये रिएक्टेंट है, दे गिव राइज टू प्रोडक्ट, ठीक। अकॉर्डिंग टू जो हमने पहले पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, हमने क्या बोला था, जो रेट है
that is proportional to the concentration of the reactant raised to power of their stoichiometric coefficient. reactant A है, उसका stoichiometric coefficient क्या है? स्मॉल a. सभी reactant के बेटा हमने यही बोला है, प्रोडक्ट ऑफ proportional to the molar concentration of the reacting species raised to the power of the stoichiometric coefficient. ठीक है, इसको हमने लिख दिया फिर इज इक्वल टू के ए की पावर ए, बी की पावर बी, सी की पावर सी. ठीक. नाउ अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, जो हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखनी है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हमने क्या बोला? अभी मैंने क्या शुरुआत में क्या बोला कि हमें एक्चुअल डिपेंडेंस चाहिए द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज की, एक्चुअल, जो हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं बेटा. ये तुम्हारी एक वैल्यू हो गई, एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल यही रिएक्शन है, मैं बोल रहा हूं यही रिएक्शन है, बट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ ये क्या हो गया? कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर पी, concentration of B raised to power Q, concentration of C raised to power R. अब ये P क्या है या Q क्या है, ये R क्या है बेटा? दिस इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू. ये हमारा कोफिशिएंट था बेटा, यही अकॉर्डिंग टू रेट लॉ ये एक्सप्रेशन ये बन गई. अब ये जो हमने पी क्यू जो यूज किए हैं ना, दैट इज द फ्रॉम द कनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन. जब हम कनेटिक स्टडी करते हैं रिएक्शन की, द डिपेंडेंस ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स दैट इज ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन, वो हमने ये फाइंड आउट किया. ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है बेटा. इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू ए बी एंड सी. ठीक, ये P Q R इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू A B एंड C. जरूरी नहीं है कि बराबर हो. इसका मतलब है बेटा, अगर तो हमने रेट ऑफ रिएक्शन को अकॉर्डिंग टू मास एक्शन लिखना है, वो तो हम सिंपली लिख लेंगे ऐसे, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही हो गया. बट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ ये जरूरी नहीं है जो उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो वही उसकी रेट लॉ एक्सप्रेशन हो. एक एग्जांपल हम इसकी और कर लेते हैं. मान लो 2NO2 का रिएक्शन हमने किया F2 के साथ, हमारे पास प्रोडक्ट बन गए 2NO2F. ठीक, ये हमारे रिएक्टेंट है, ये हमारे प्रोडक्ट है. सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट क्या होगा बेटा? के कंसंट्रेशन ऑफ NO2 की पावर 2, कंसंट्रेशन ऑफ F2 की पावर नहीं है कुछ भी, स्टोइकियोमेट्रिक कुछ भी नहीं लिखते, दैट मीन 1. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो इसकी एक्सप्रेशन है वो ये है बेटा. बट जो इसकी रेट लॉ एक्सप्रेशन है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ जो यही एक्सप्रेशन है हमने लिखना है R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ NO2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ F2. बस इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये वैल्यू जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था जो हमने एक्सपेरिमेंटली वैल्यू डिटरमाइन की, दैट वाज नॉट 2, दैट वाज 1. दैट मीन जो ये वैल्यू थी दैट वाज नॉट इक्वल टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. सो फर्क कितना हो गया कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हमने जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंगली वैल्यू है वो लेनी है, और अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन हमने वो वैल्यूज लेनी है जो एक्चुअली वैल्यू आ रही है बेटा. ठीक है, तो उसको हम एक्चुअल कोएफिशिएंट बोलेंगे, जो इसके ऊपर आ रहा है दैट इज 1 and 1. ये हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है. ठीक है, यहां पे मैंने 1 डाल दिया मान लो. सो 2 और 1 क्या है? दीज आर द
स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और इसमें 1 एंड 1 है, सो 1 और 1 क्या है, दीज आर एक्चुअल कोएफिशिएंट्स। एक्चुअल इक्वेशन यही है बेटा, एक्चुअल कोएफिशिएंट ये वाले नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन वैल्यूज है, ठीक। सो इस बिहाफ से जो हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन की डेफिनेशन देनी है, अब हम उसको पढ़ते हैं। सो बेटा जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है, इसके अकॉर्डिंग हमने रेट लॉ और रेट इक्वेशन है, इट मे बी डिफाइंड एज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया बेटा, विच डिनोट्स द, जिसमें हमने रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, सेम है अभी तक, तो इसको भी हमने इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ही लिखते हैं, विद ईच टर्म रेज टू सम पावर, ठीक है, इसमें भी हमने सम पावर लिखनी है, बट वो पावर जो है ना, विच मे और मे नॉट बी सेम एज द स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जो एक रिएक्टिंग स्पीशीज के होते हैं, एक केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक। हमने पहले पढ़ ली, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो ए और ए है और बी है, इन्होंने बना दिया प्रोडक्ट। सो इसके अकॉर्डिंगली बेटा, जो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हमने बोला था, ये रिपीट हो गया आपका, इसमें हमने रेट बोला है के, कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बी, ठीक। एक्चुअल ये हमारे क्या है, जो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अगर इसको हम अकॉर्डिंग टू रेट लॉ लिखें, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ लिखें, तो R इज इक्वल टू के, ए की कंसंट्रेशन X, बी की कंसंट्रेशन Y। ये हमारी, अब इनको हमने बोला था स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसको हम बोलेंगे एक्चुअल कोएफिशिएंट्स, जिसको हमने एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया है। और ये जो वैल्यू है ना X और Y की, इट मे और मे नॉट बी इक्वल टू देयर स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक। तो ये आज का हमारा टॉपिक था बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन द लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ एक्सप्रेशन। दोनों तरफ से हमें ये पूछी जा सकती है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हमने एक्सप्रेशन को कैसे लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन के, और अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हमने उसको कैसे लिखना है, ठीक। इसके आगे का टॉपिक है बेटा, हमने पढ़ना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।